Hello everyone. Today we will discuss air pollution and its impact. Let's start with some facts on air pollution. According to World Health Organization, more than 9 out of 10 of the world's population, almost 92% lives in places where air pollution exceeds safe limit. The second fact is air pollution is the fourth largest threat to human health behind hypertension, dietary risk and smoking. WHO data shows that in 2012, there were 6.5 million deaths worldwide from air pollution related disease. And that was 11.6% of all global deaths. The next, out of 20 most polluted cities in the world, 13 are in India only. So we can easily understand that level of air pollution in our country. So it was all about the some facts about air pollution. Next, we will see the definition of air pollution. So before understanding about the air pollution and its impact, first we have to understand the meaning of air pollution and also the meaning of air pollutant. बिकॉज जब तक हमें एयर पोल्यूटेंट का मतलब नहीं पता है तब तक हम एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करना उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसे हम नहीं समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एयर पोल्यूशन है क्या. एयर पोल्यूशन इज अक्यूरेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल इन गैसेस डस्ट फ्यूम्स इन द एनवायरनमेंट in a such concentration which is harmful to vegetation, man, animal in their environment. तो एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल एयर कंपोजिशन है, उस एयर कंपोजिशन के अंदर किसी भी सब्सटेंस, गैस या फिर फ्यूम्स की वजह से जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर है, उस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो इस कंडीशन को एयर पोल्यूशन बोला जाता है. जैसे एग्जांपल के लिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट होता है कंपोजिशन ऑफ एयर में, दैट इज 0.03%. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 20.9%. सपोज जो ऑक्सीजन का अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, उस नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंजेस आते हैं. सपोज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए और ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग, वेजिटेशन और एनिमल और द एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उस पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन को एयर पोल्यूशन बोला जाता है. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज एयर पोल्यूटेंट. The meaning of air pollutant is any substance or factors which are responsible for air pollution is known as air pollutant. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको पता है कि अभी दिल्ली एनसीआर में दिल्ली से मेरठ के लिए एक नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. तो उसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से उनसे जो फाइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो फाइन पार्टिकल्स कैन लीड एयर पोल्यूशन. तो जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, वो फाइन पार्टिकल्स अब यहाँ पे क्या होंगे, वो एयर पोल्यूटेंट होंगे. क्यों? क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन के लिए. जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको स्पॉइल करने के लिए फाइन पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है. तो फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होगा, फाइन पार्टिकल यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट होगा. ओके, सो एयर पोल्यूटेंट क्या है? एयर पोल्यूटेंट का मतलब होता है एनी सब्सटेंस, फैक्टर, डस्ट, गैस जो कि एयर पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करता हो, उससे एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं. ओके, सो इट वाज द ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट. नेक्स्ट वी विल सी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट. एयर पोल्यूटेंट में बी बोथ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक का यहाँ पे मतलब होता है मैन मेड. फर्स्ट वन क्या था, नेचुरल, और सेकंड वन है एंथ्रोपोजेनिक.
नेचुरल मीन्स रिलीज ऑफ एनी सब्सटेंस, गैस, डस्ट बाय नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन। ये डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये पिक्चर है वोल्केनिक इरप्शन की। और सेकंड जो है फॉरेस्ट फायर, या जैसे आप बोल सकते हैं बुश फायर या फिर वाइल्ड फायर, उसका पिक्चर है। तो ये दोनों जो एक्सीडेंट है, जो डिजास्टर हैं, वो जनरेट होने के पीछे जो रीजन था वो नेचुरल रीजन है, ठीक है। और इस नेचुरल कॉज की वजह से जो गैसेस, जो डस्ट, जो फ्यूम्स जनरेट होते हैं, और वो बाद में जाके एयर पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो ऐसे सोर्सेस होते हैं उन्हें बोला जाता है नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। नेचुरल सोर्स के एग्जांपल में आपका वोल्केनिक इरप्शन इरप्शन हो सकता है, देन उसके बाद में फॉरेस्ट फायर हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म से वो, ठीक है। तो जितने भी डिजास्टर और एक्सीडेंट होते हैं जिनकी वजह से जो निकलने जनरेट होने वाली गैसेस, डस्ट हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूटेंट पे। तो ऐसे जो पोल्यूटेंट होते हैं उन्हें, ऐसे पोल्यूटेंट जहां से जनरेट होते हैं, जिस प्लेस से जनरेट होते हैं, उस प्लेस को नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट, सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। जो एंथ्रोपोजेनिक होता है वो मैन मेड होता है, ठीक है। मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, देन सेकंड वन इज मोबाइल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। जो फिक्स होते हैं उसका एग्जांपल होता है आपका थर्मल प्लांट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, माइंस हो गई। तो जो सोर्स है वो फिक्स है, ओके। और उनसे जो पोल्यूटेंट जनरेट होंगे, ठीक है, तो उसे फिक्स एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट बोला जाता है। द नेक्स्ट मोबाइल, मोबाइल का जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो है आपका ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। जितने भी व्हीकल्स, उन व्हीकल से जो गैसेज जनरेट होती है, ठीक है। तो व्हीकल यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स जो सोर्स होगा वो मोबाइल एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट होगा, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। जनरली टू सोर्स होते हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। नेक्स्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। The air pollutant are classified into two categories. The first one is primary pollutant and second one is secondary pollutant. Primary pollutant which are emitted directly from identifiable source, it means कि ऐसे सोर्स जिसे आप जानते हैं, और उन सोर्सेस से जो गैस जनरेट होती है, जो केमिकल जनरेट होते हैं, जो डस्ट जनरेट होते हैं, तो जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं उन्हें प्राइमरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि व्हीकल एग्जॉस्ट से जनरेट होती है। तो व्हीकल एग्जॉस्ट से, ऑटोमोबाइल व्हीकल एग्जॉस्ट से जनरेट होने वाली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ओके। साथ ही उसके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सभी क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है प्राइमरी पोल्यूटेंट के। बिकॉज वो जहां से जनरेट होते हैं, उनके जो सोर्स है उन्हें हम जानते हैं, वो आइडेंटिफाइड है, और उसके बाद में ये गैसेज जनरेट होती है। तो ये जो गैसेज होंगी वो क्या होंगी, प्राइमरी पोल्यूटेंट होंगे। द नेक्स्ट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट मीन्स which are produced in the atmosphere where certain chemical reaction take place among primary pollutant। मतलब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, इन प्राइमरी पोल्यूटेंट से जो निकलने वाली गैसेस हैं, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये व्हीकल एग्जॉस्ट से जनरेट हो रही है। अब इन गैसेस का एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में दूसरे केमिकल या फिर किसी दूसरी चीज के साथ में मिलकर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद जो कंडीशन क्रिएट होती है, या कोई गैस क्रिएट होती है या कोई सब्सटेंस क्रिएट होता है, तो उससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए when nitrogen oxide and volatile organic compound generated by vehicle exhaust, ठीक है, when it react with sunlight in air atmosphere, ठीक है, और रिएक्शन के बाद में क्या होगा, जो ब्राउन हेज डेवलप होता है अबाउट द सिटी,
ओके, तो उससे फोटोकेमिकल स्मोक बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो जनरेट हुई है किस वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है, उन प्राइमरी पोल्यूटेंट का सनलाइट या फिर हीट के साथ में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के बाद में एयर एटमॉस्फेयर के अंदर उन्होंने कोई तीसरी चीज डेवलप की, और वो क्या थी यहाँ पे, फोटोकेमिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक होगी वो आपकी यहाँ पे क्या होगी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगी। ओके, so primary pollutant means which are emitted directly from identifiable sources, and secondary pollutant which are produced in the atmosphere when certain chemical reaction take place among primary pollutant. So it was all about the classification of pollutants. Next we will see cause of air pollution. So the burning of fossil fuels, agricultural activities, exhaust from factories and industries, mining operation, indoor air pollution, these are the main cause of air pollution. The first one is the burning of fossil fuels. जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी डेली बेसिस की जो नीड है जनरली डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन पे, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, और उन सभी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है। और उस फॉसिल फ्यूल्स के यूज होने के बाद में जो गैसेज जनरेट होती है, जैसे एग्जांपल के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि फॉसिल फ्यूल के कंबशन के बाद में डेवलप होती है। देन कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से डेवलप होती है। तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, जैसे कि ट्रक, जीप, ट्रेन, एरोप्लेन, ठीक है, कार। तो और वहां पे जो फ्यूल यूज होता है, फ्यूल और इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, तो जो जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, और उनके बाद में जो गैसेज जनरेट होती है वो गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती है एयर पोल्यूशन के लिए। और जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं उतना एयर पोल्यूशन जनरेट होता है। The next, agricultural activities. Many agricultural activities done by the farmer can create air pollution. Example के लिए अमोनिया, देन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का जो फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं, और यूज करने के बाद में अमोनिया से बहुत सारी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, वो हार्मफुल गैसेज एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड देन बर्निंग ऑफ स्टेबल्स, जनरली जिसे पराली जलाना कहा जाता है, जैसे कि हमारी दिल्ली के अंदर जैसे ही सितंबर अक्टूबर का टाइम आता है तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनाई देने में आता है कि पराली जलाई गई, किसानों द्वारा पराली जलाई गई, जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हुआ। तो ये कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है एयर पोल्यूशन के लिए। द नेक्स्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। Manufacturing industries release carbon monoxide, hydrocarbon, organic compound, and chemical into air, and they create air pollution. Then mining operation, ठीक है, during the mining gases chemical generate होती है, sorry gases भी generate होती है, chemical होती है, mainly dust। तो ये dust जो chemical होते हैं वो air pollution क्रिएट करते हैं। देन इंडोर एयर पोल्यूशन, इंडोर एक्टिविटीज के लिए हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गए, देन पेंटिंग सप्लाईज हो गई, जो कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज के अंदर इनका यूज होता है। उनसे निकलने वाली जो गैसेस हैं, इट कैन क्रिएट एयर पोल्यूशन। तो ये कुछ सोर्स हैं, कुछ कॉज हैं जो कि एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके अंदर जो सबसे मेन कॉज है वो है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, then agricultural activity, exhaust from factories and industries, mining operation, then indoor air pollution. So it was all about the cause of air pollution. Next we will see the effect of, so next is effect of air pollution. So first effect of air pollution is respiratory, heart and cancer problem among human beings.
The air pollution creates severe respiratory and heart condition along with cancer among other threat to the body. और उसकी वजह से काफ़ी डेथ जो होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट बताए थे, जो समथिंग 11.5 और 11.6% समथिंग जो कंट्रीब्यूशन ऑफ डेथ है, टोटल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेथ हुई है उसका जो टोटल डेथ का जो 11.6% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाली जो रिलेटेड जो डिजीज है उनकी वजह से डेथ होती है। देन मेनली बच्चों के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर मेनली निमोनिया और अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर काफ़ी इम्पेक्ट होता है। द नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का। और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो कोल्ड रीजन के अंदर जो आइस है वो आइस मेल्ट हो रहा है। उस मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से जो सी लेवल है वो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो जो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन है, जो कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट इज एसिड रेन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है उन प्राइमरी पोल्यूटेंट का एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या के साथ मिल के जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से जो नए सब्सटेंस, नई गैस, नए फ्यूम्स, नई ड्रॉपलेट जो डेवलप होती है उसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने के बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो जब एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ड्यूरिंग द रेन जो वाटर ड्रॉपलेट है उस वाटर ड्रॉपलेट के साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड कंबाइन होके इट कन्वर्ट इनटू एसिड रेन। और एसिड रेन कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन, एनिमल एंड क्रॉप्स। और ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है एसिड रेन का वो होता है वेजिटेशन के ऊपर। तो एसिड रेन की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जो प्री मेच्योर डेथ होती है ट्री, प्लांट और वेजिटेबल्स की, तो उसके लिए एसिड रेन एक बहुत बड़ा कोज है। नेक्स्ट, eutrophication. Eutrophication is a condition where high amount of nitrogen present in some pollutant gets developed on sea surface and turn itself into algae, adversely affect fish, plant, and animal species. Then effect on wildlife. Just like human, animal also face some devastating effect of air pollution. Toxic chemical present in the air can force wildlife species to move to a new place and change their habitat. The toxic pollutant deposit over the surface of water can also affect sea animals. So it was the main effect of air pollution on wildlife. The next, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि सबसे मेन जो सबसे डेंजरस जो इफेक्ट एयर पोल्यूशन का वो है, वो जिसका इम्पेक्ट जो पड़ता है वो ओजोन लेयर पे पड़ता है। जो हमारी ओजोन लेयर है एग्जिस्ट इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फियर, और उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन जो लेयर होती है वो क्या करती है कि ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, ठीक है। एयर पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, और उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी थीन हो गई है। और जिससे क्या होता है
कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर जो प्रेजेंट होता है, जो ओजोन लेयर को डिप्लेटिंग करता है, और उसके बाद में जो अल्ट्रा वायलेंट रेज है वो डायरेक्टली अर्थ तक आती है। अर्थ तक आने के बाद में उसका जो इम्पेक्ट होता है मेनली स्किन और आइज रिलेटेड प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग के अंदर जनरेट होती है। और देन उसके बाद जो क्रॉप्स है, उस क्रॉप्स पे भी अल्ट्रा वायलेंट रेज का काफ़ी इम्पेक्ट होता है, जिससे कि प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। ये एक मेन इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी डेंजरस है। सो इट वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वी विल सी अ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पूरी तरीके से तो प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल है, बट वी कैन रिड्यूस दैट एयर पोल्यूशन। थोड़ा सा जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको हम उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो पॉसिबल है जब हम सभी लोग पब्लिक मोड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज़ करें। और जैसे कि एग्जांपल के लिए मेट्रो का हम यूज़ कर सकते हैं, जैन ऑफिस के लिए हम कारपूलिंग का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई हमारे कलीग्स हैं, वो सेम लोकेलिटी से अगर ऑफिस के लिए जाते हैं, तो हम उनके साथ कॉन्टैक्ट करके शेयरिंग बेसिस पे हम हमारे व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। With these measures, we can somehow control or somehow we can prevent the air pollution. The next, conserve energy। हम जो इलेक्ट्रिसिटी उसका केयरफुली यूज़ करके, जैसे कि स्विच ऑफ जब ज़रूरी नहीं है तो फ़ैन चल रहा है तो उस फ़ैन को हमने अननेसेसरी उसे चलाएं नहीं, उसे बंद कर दें स्विच ऑफ द फ़ैन। जब लाइट एक रूम से जब दूसरे रूम में जाते हैं तो उस रूम के अंदर जब लाइट की नेसेसिटी नहीं है तो उसे उसका जो स्विच है उसको ऑफ कर दें। इस तरीके से जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे अगर हम एनर्जी सेव करते हैं, तो इस तरीके से हम एनर्जी को सेव करके एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को डेवलप करने के लिए थर्मल प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसकी वजह से, और जो एनर्जी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल है, उसकी वजह से उसके बाद में जो गैसें जनरेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एयर पोल्यूशन की। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होगा वो कम होगा, और यूज़ कम होगा तो उससे जो गैसेस है वो थोड़ी सी कम रिलीज होगी, तो जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का हम यूज़ करके सोलर, विंड, देन जियोथर्मल, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, इनका यूज़ करके हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। और एनर्जी जो उससे डेवलप होगी, तो जो फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है, अगर दूसरे जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करेंगे, तो जो फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली एनर्जी है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से। इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। एग्जांपल के लिए, जैसे कि पहले आपको पता होगा कि बल्ब यूज होते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती थी। अब उसकी जगह पे जैसे कि एलईडी आ गई, एलसीडी, तो इनका यूज़ हम करके जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी एयर पोल्यूशन डेवलप होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फार्मर्स हैं वो, ठीक है, बर्निंग ऑफ स्टेबल, जो कि एक मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसके यूज़ की वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, तो हम यहाँ पे जो फार्मर्स हैं जो पराली जलाते हैं, स्टेबल बर्निंग करते हैं, तो उनको अगर हम कुछ उसके अल्टरनेटिव उनको बताएं, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप उस जो पराली है उसको आप उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। शायद जब उनके पास में अल्टरनेटिव होंगे
तो वो जो स्टेबल है उस स्टेबल्स को जलाएंगे नहीं, उसको बर्न नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्टेबल बर्निंग की वजह से जो पोल्यूशन जनरेट होता है उस पोल्यूशन को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टेबल बर्निंग की जगह पे हम उनको बता सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल का यूज होता है जो स्टेबल्स है, उस स्टेबल्स का वो सेल कर सकते हैं ऐसी कंपनीज और ऐसी इंडस्ट्रीज को जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। देन आपका कार्डबोर्ड मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, इन इंडस्ट्रीज को अपनी जो स्टेबल्स है उस स्टेबल्स के रॉ मटेरियल को वो सेल करके एक तरीके से उनका पराली जो कि रिक्वायरमेंट नहीं होती उस पराली का उस फार्मर को, तो वो पराली भी चली जाएगी और उससे उनको इनकम भी जनरेट होगी। इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन एनिमल फूड, ठीक है, जो straw can be used as a directly food of livestock and can also be used for making their bed in winters, ठीक है, एनिमल्स के लिए। और nomadic communities buy straw or basmati from farmers and pay around 3,000 to 5,000 per acres to the farmers. Then compost can be easily made from stubbles on the field side only. नो टिल फॉर्मिंग, ठीक है, जीरो टिलिंग मशीन्स एंड हैप्पी, बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई जो डायरेक्टली जो स्टेबल्स होती है उसे रिमूव करती है। इस तरीके से हम स्टेबल बर्निंग से बचा सकते हैं। देन उसको सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सजेशंस हम फार्मर को दे के उसको सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करेंगे कि जो स्टेबल्स उसके फार्म में जो जनरेट हो रही है उसको किस तरीके से उसका वो यूज करे और उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का वो यूज करे जिससे कि वो अपने जो पराली बर्निंग के जो मेथड है उससे बचे और उसके इस सॉल्यूशंस को वो यूज करेगा तो जिस जो पराली बर्निंग की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उस पोल्यूशन को हम समहाउ थोड़ा सा कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। देन नो टू क्रैकर्स, मेनली जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, तो दिवाली के टाइम पे हम जो क्रैकर्स यूज करते हैं तो उस क्रैकर्स की वजह से भी क्रैकर्स की वजह से जो डस्ट फ्यूम स्मोक जो जनरेट होती है, गैसेज जो जनरेट होती है वो कंट्रीब्यूट करती है एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अगर वो प्रैक्टिसेस को हम अवॉइड करें तो इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। देन यूज ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्लान लाइक नरेला भवन शुड बी ओपन्ड एंड देयर कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज एज मच एज पॉसिबल। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके, जिसका यूज करके हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी डिस्कस definition of air pollution, definition of air pollutant, source of air pollutant, types of air pollutant, then cause of air pollution, effect of air pollution, and preventive measures to prevent air pollution. Okay, so it was all about the air pollution and its impact. Thank you so much.